ओके, वी वर हियर ओनर राइट्स की हम बात कर रहे थे। तो ओनर राइट्स जो हैं दे अलाउ कि हम जो है न्यू एक्सेस राइट्स जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग जो एक्सेस राइट्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बात कर रहे थे कि फिगर ए के अंदर जो है यहाँ पे F1 ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ओनर मेंशन है। This means any process which is running in domain D1 is the owner of this object F1, and this process can add or delete new rights to this object. जैसा कि यहाँ पे हम देखो कि D3 के ऊपर एग्जीक्यूट राइट था F1 के ऊपर, लेकिन उस ओनर ने उसको डिलीट कर दिया। अब कोई भी प्रोसेस जो D3 में रन कर रहा है वो F1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस जो D2 के अंदर है ही इज द ओनर ऑफ F2, वो नए राइट्स ऐड कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने एक न्यू राइट जो है वो राइट जो है जो राइट है उसको ऐड किया विद कॉपी ऑप्शन कि इसको फर्दर आगे कहीं और भी कॉपी किया जा सकता है। इसी तरह उसने यहाँ पे भी जो है ये राइट जो है वो ऐड किया है राइट का। तो ओनर जो है सिंपली स्पीकिंग he can add new access rights as well as he can delete previous access rights। और जिस तरह हम कॉपी की बात कर रहे थे कि कॉपी ऑपरेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो है परफॉर्म होता है, इसी तरह या दूसरे अल्फाज में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ परफॉर्म होता है। इसी तरह जो ओनर राइट्स हैं वो जस्ट एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक ओनर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो ओनर लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी वो राइट्स को ऐड या मॉडिफाई कर सकता है F2 के ऊपर भी नहीं। ओनर सिर्फ वो F1 का है, सिर्फ F1 के ऊपर मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। दैट विल बी विजिबल अक्रॉस ऑल द डोमेन्स। तो कॉलम के अंदर रहते हुए ओनर जो है वो कुछ भी कर सकता है, प्रिविलेजेस को ऐड भी कर सकता है और रिवोक भी कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो कंट्रोल राइट है। अनलाइक जो हमने प्रीवियस टू डिस्कस किए हैं ऑपरेशंस कॉपी का और ओनर का, जो कि कॉलम के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनके बरक्स जो कंट्रोल राइट है इट वर्क्स इन अ रो। एक रो के अंदर जो है अगर हम एक्सेस राइट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज कंट्रोल राइट। तो दिस मैकेनिज्म जो है इट अलाउज अस टू चेंज एंट्रीज इन अ रो, and the control right जो है it is applicable only to domain objects। So as you can see here in this figure a control right has been included। So control right जो है, now what is the meaning of this control right? This means कि any process which is executing in this domain like domain D2 के अंदर एक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस डोमेन D2 के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या कर सकता है, वो इस रो के अंदर जो एंट्रीज जो है वो उनको मॉडिफाई कर सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले D3 के अंदर जो है ओके आई थिंक ये फिगर्स जो है ये मिसप्रिंट हो गई। ओके एनी हाउ, तो कोई भी प्रोसेस जो है वो जो कि इस डोमेन D2 के अंदर ऑपरेट कर रहा है जहाँ पे ये कंट्रोल राइट मेंशन है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक्सेस राइट्स को इस रो में से रिमूव कर सकता है, किसी भी एक्सेस राइट को इस रो में से रिमूव कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम इस प्रिंट को रिवोक करना चाहते हैं तो बिकॉज प्रोसेस के पास कंट्रोल राइट्स हैं तो वो इसको जो है वो रिवोक कर सकता है।
बिकॉज इट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर रो, सो ये इसको इस राइट को रिवोक कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल राइट, कि किसी भी रो के अंदर आप किसी भी एक्सेस राइट को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल ऑपरेशन। ओके, व्हाट आर द नाउ यूज ऑफ द एक्सेस मैट्रिक्स। जो है एक्सेस मैट्रिक्स जो है इट्स डिजाइन जो है इट्स सेपरेट मैकेनिज्म फ्रॉम द पॉलिसी। ऑलरेडी जो है हम ये डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म क्या होता है और पॉलिसी क्या होता है। वेरी जो हमारे अर्लियर लेक्चर्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिसी जो होती है वो एक रूल होता है कि किस तरह से चीज़ें जो है वो हैंडल की जाएंगी या ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो पॉलिसी जो होता है या रूल्स हैं, ये हमारे पास जो गाइडलाइंस होती हैं, दोज आर द पॉलिसीज। और मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, दीज आर द मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी है हमारे पास सिस्टम के अंदर कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है दे विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। नाउ दिस इज नोन एज अ पॉलिसी। नाउ हाउ दिस डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द मैकेनिज्म, कि उसको रियलाइज कैसे करना है। लाइक आप उसके लिए क्यों इम्प्लीमेंट करते हो, आप प्रायोरिटी क्यों इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए। तो ये प्रायोरिटी क्यों क्या बन जाएगा, ये मैकेनिज्म होगा। जबकि पॉलिसी क्या है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर द अदर प्रोसेसेस इन द लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस इन द सिस्टम। एक्सेस मैट्रिक्स का बेनिफिट हमें क्या होता है कि इट सेपरेट्स मैकेनिज्म फ्रॉम द पॉलिसी। ओके, मैकेनिज्म्स अब क्या है हमारे पास एक्सेस मैट्रिक्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सेस मैट्रिक्स रूल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक्सेस मैट्रिक्स और इसके रूल्स प्रोवाइड करता है। लाइक ये डिफरेंट ऑपरेशंस जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं, ओनर है, कॉपी है, कंट्रोल है, स्विच है। These are the operations that can be implemented on the access matrix. So these are the rules what operating system provides. It ensures that the matrix is only manipulated by the authorized agents and that rules are strictly enforced. और दूसरा जो है इंश्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि सिर्फ जो ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं या प्रोसेसेस हैं दे कैन एक्सेस दिस मैट्रिक्स। और जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो हमारी दे आर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। पॉलिसी क्या है, यूजर डिक्टेट्स द पॉलिसी। यूजर जो है वो पॉलिसी डिफाइन करता है। लाइक यूजर क्या पॉलिसी डिफाइन करता है, यूजर जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकता है और उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूजर जो है वो एक्सेस राइट्स को डिफाइन कर सकता है। सो दिस इज द यूजर। यूजर जो है ही कैन डिक्टेट पॉलिसी। तो यूजर जो है ही कैन डिफाइन दैट हु कैन एक्सेस विच ऑब्जेक्ट एंड इन विच मोड, कौन सी डोमेन में क्या क्या राइट्स जो है वो अवेलेबल है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। यूजर ये चीज डिफाइन कर सकता है एंड दिस इज नोन एज पॉलिसी। हाउएवर एक्सेस मैट्रिक्स जो हमें कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम ये है कि हमने ऑब्जेक्ट्स को तो प्रोटेक्ट कर लिया यूजिंग दिस एक्सेस मैट्रिक्स। ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मींस कि कौन सा यूजर ऑब्जेक्ट को रीड कर सकता है, कौन सा राइट कर सकता है, कौन सा एग्जीक्यूट कर सकता है। इन जितनी भी प्रिविलेजेस होती हैं वो क्या है, वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो एक्सेस मैट्रिक्स हमें ये प्रोवाइड कर रही है, ये ऑप्शन दे रही है कि हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन एक्सेस मैट्रिक्स हमें ये सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही कि जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, लाइक एक फाइल है, उस फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है क्या वो प्रोटेक्टेड है। एक्सेस मैट्रिक्स उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही। लाइक एक यूजर के पास रीड राइट्स हैं, वो यूजिंग दीज रीड राइट्स जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर सकता है और उसको बाद में मिस यूज कर सकता है। तो दिस इज नोन एज कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम, कि जो प्रोपगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है या डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको जो है एक्सेस मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करता। ये उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है कि ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर आगे फर्दर जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमें कह लो कि फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। Okay, now how we can implement the access matrix? Okay, before I continue, आपका टाइम आप फ्री हो ना अभी, आपकी कोई क्लास तो नहीं है नेक्स्ट?
Do you have any class? Anyone? Are you there? Yes, sir. आपकी क्लास तो नहीं है अभी कोई? आई एम आस्किंग यू गाइस, आपकी क्लास तो नहीं है अभी, सो डैट मैं इसको वाइंड अप कर दूं फिर। अगर नहीं है तो हम इसको ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी डिस्कस कर सकते हैं। सर आप करें डिस्कस। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स। हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं सिस्टम में? एक्सेस मैट्रिक्स जो है जनरली इट इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। दिस मींस कि ये डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे कि इसकी बहुत सारी एंट्रीज जो हैं दे आर एम्प्टी, तो इट इज नॉट अ डेंसली पॉपुलेटेड मैट्रिक्स। The first option that we have is the global table, that we can implement it using a table. अब tabular form के अंदर क्या है? This is the simplest mechanism that is available to implement the access matrix. इसमें जो है हमारे पास एक ordered triplet है। ग्लोबल टेबल के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? इट स्टोर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ये ऑर्डर ट्रिपलेट क्या है कि इसमें डोमेन मेंशन्ड है, ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे और एक्सेस राइट्स मेंशन करेंगे। तो इस टेबल के अंदर एंट्रीज जो है, हर एंट्री जो है वो 3 पैरामीटर्स पे मुश्तमिल है, डोमेन पे, ऑब्जेक्ट पे और एक्सेस राइट पे, कि कौन सी डोमेन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि इस डोमेन से बिलोंग कर रहा है, और कौन से ऑपरेशन है जो कि इस ऑब्जेक्ट पे इस पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए परफॉर्म किए जा सकते हैं। लाइक दिस इज एन एग्जांपल कि डोमेन डी आई, ऑब्जेक्ट इज ओ जे एंड आर के इज the operations that can be performed on this object OJ within this particular domain DI। तो इस तरह के triplets जो हैं, if we store these triplets, that will become a table, global table इसको हम कहेंगे। Now if there is any request, एक ऑपरेशन, अब एक प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑपरेशन इज एम इस ऑब्जेक्ट OJ के ऊपर विद इन दिस डोमेन DJ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो ऑपरेशन अलाउ करने से पहले हमें इस टेबल को सर्च करना पड़ेगा इस एंट्री के लिए कि डी आई डोमेन के अंदर OJ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या वो ऑपरेशन अलाउड है। तो हम आर के चेक करेंगे कि एक्सेस राइट्स क्या हमें ये वाला ऑपरेशन एम अलाउ कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एम इज अ मेंबर ऑफ आर के, where Rk is the access rights for this particular object OJ within this domain Di, and M is the operation, and this operation is the member of this set, जो कि total आप कह लें operations हैं which are allowed on this object within this particular domain. Now इसके अब जो है limitations क्या हैं global table की? Table जो है, there could be many objects within one domain as well as there could be multiple domains, and तो इस केस में हमारा जो टेबल जो है its size will grow, it could become very large, so इसकी storage जो है that would become a problem, because if we have a very large table it would be difficult to store it in the main memory, because main memory size that is limited. So what we have to do in this case, we can take the help of virtual memory. हम इस टेबल का कुछ पार्ट जो है we can store it within the main memory, the rest of the portion of this table that can be stored within the virtual memory which is on the hard disk drive. However, प्रॉब्लम तो हमने स्टोरेज का सॉल्व कर लिया, बट नाउ अनदर प्रॉब्लम वुड अराइज। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम इज एफिशिएंसी विल सफर, बिकॉज से इफ you are looking for some particular requested operation m, आपने इसको जो मेमोरी के अंदर उसका पोर्शन था उसके अंदर सर्च कर लिया। नाउ मे बी दिस पोर्शन जो है, ये वाला पर्टिकुलर जो ट्रिपलेट है हमारा, दिस इज इन दी virtual memory. Now you have to search the virtual memory as well. You have to bring the data from the virtual memory to the main memory so that you could perform this search. Now it would be a time consuming process, so efficiency of the system will suffer. So this is the one of the major limitation of this, कि using global table जो है it would be difficult to implement this. Second, इसका जो disadvantage है, that is it is difficult to group the objects. हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप नहीं कर सकते।
For example, there is an object that all domains can read. एक ऑब्जेक्ट है जो कि तमाम डोमेन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसको तमाम डोमेन्स जो है वो रीड कर सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको हर डोमेन में उस ऑब्जेक्ट की एंट्री जो है वो डालनी पड़ेगी. For every domain you will list this object along with the read operation. So this means we cannot group the objects. हम objects को जो है ग्रुप नहीं कर सकते. To simplify this process, instead of writing this triplet for every domain, हम हर domain के लिए ये triplet लिखें. हमारे पास ये facility होनी चाहिए थी कि हम इसको ग्रुप कर सकें to simplify this process. So in this case, now we are having the object which is having separate entry in every domain, which is again you can say headache to create this entry. Okay, the second option is access list for objects. Access list for objects में क्या है? Each column is implemented as an access list for one object. इसमें जो है हम जो हमारे पास कॉलम्स हैं हमारी मैट्रिक्स के अंदर जो हमने अभी देखे हैं, तो हर कॉलम जो है इन द एक्सेस मैट्रिक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इट विल बी नोन एज एक्सेस लिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. बिकॉज एक कॉलम के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो है हम क्या बना रहे हैं, एक एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं. सर टाइम तो हो गया है, और सर ये आपने स्लाइड भी नहीं शेयर की पिछले वाली. स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं, और टाइम के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे कंफर्म कर चुका हूँ. आप लोग, आपकी अभी फीमेल ने बताया कि यू आर फ्री सो आई कैन कंटिन्यू विद दिस. तो पहले जब मैं पूछ रहा था आप कहाँ पे थे, उस वक्त आप सो रहे थे. सर मैं इधर ही हूँ, आपसे क्वेश्चनिंग वगैरह करता रहा हूँ, तो शायद मैं पानी पीने चला गया होगा. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइम इशू. तो आपकी क्लास के मुताबिक जो है वी कैन कंटिन्यू. सो इन दिस एक्सेस लिस्ट जो है सिंपली क्या है कि हमारा जो हर ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लिस्ट मेंटेन करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेस लिस्ट. और इसके अंदर जो है हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर होगा. एक्सेस लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या डिफाइन कर रही है, डोमेन डिफाइन कर रही है कि वो ऑब्जेक्ट किस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज द राइट सेट्स डिफाइन करती हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से ऑपरेशन जो दैट कैन बी परफॉर्म्ड. So for every domain in which that object exists, we have to define this pair. हमें ये pair जो है वो define करना पड़ेगा. So this approach can be extended easily to contain the default set. For example, अगर हमारे पास कोई default set है operations का, कोई हमारे पास certain operations है, for example read operation जो कि हर object के ऊपर allowed है, तो हम एक डिफॉल्ट सेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. लाइक तमाम डोमेन में अगर रीड ऑपरेशन अलाउड है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वी विल क्रिएट अ सेपरेट डिफॉल्ट सेट. तो इंस्टेड ऑफ दिस कि हम हर जो है डोमेन लिस्ट करें और आगे रीड ऑपरेशन लिस्ट करें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वी विल सिंपली क्रिएट दिस डिफॉल्ट सेट. तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा, एनी आइडिया? What would be the benefit of this approach? हमारा सर्चिंग प्रोसेस जो है that could be, we can speed up our searching process, because अगर हम डिफॉल्ट सेट फॉर एग्जांपल क्रिएट नहीं करते हैं, what we will have to do, सपोज एक ऑब्जेक्ट है F1 जो कि तमाम डोमेन में रीड ऑपरेशन उसका अलाउड है. there are suppose 1000 of domains. now what you have to do, अगर हम डिफॉल्ट सेट क्रिएट नहीं कर रहे, you will have to write every domain, you have to as well as you have to define the read operation, because हम हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, ये पेयर डिफाइन करते हैं. तो हमारा ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये फाइल है जिसको हम रीड कर रहे हैं F1 को, हर डोमेन में रीड कर सकते हैं. अब उन तमाम 1000 डोमेन्स के लिए यू विल हैव टू डिफाइन दिस ऑर्डर्ड पेयर. और अगर अब हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई आप कह लोगे
जो 800 डोमेन है उसके अंदर जो है वो हम देखना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन अलाउड है या नहीं है, तो आपको पूरी रे जो है या पूरा वो जो है लिस्ट जो है उसको सर्च करना पड़ेगा until you find the domain 800, और वहाँ पे आप देखते हो कि यस रीड ऑपरेशन अलाउड है। तो व्हाई नॉट हम एक डिफॉल्ट सेट क्रिएट करें, बिकॉज ये ऑपरेशन तमाम डोमेन्स में अलाउड है, तो डिफॉल्ट सेट में सिंपली जो है वी विल मेंशन दिस ऑपरेशन रीड फॉर ऑल द डोमेन्स। So instead of looking for this whole list, we can first refer to this default list that either operation exists in this default list or not. If the intended operation is listed in this default list, then we can allow the access. So this way we can speed up this process. Here is the example, like ये जो है दिखाया हुआ कि इसमें हमने कहा एक्सेस लिस्ट में क्या हो रहा है कि हर कॉलम जो है उसकी हम एक लिस्ट बना देते हैं विच इज नोन एज एक्सेस लिस्ट। चूंकि हर कॉलम एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस लिस्ट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस वाज द ऑब्जेक्ट O1 which exists in different domains, तो इट इज मेंशन्ड हियर कि ऑब्जेक्ट O1 जो है डोमेन 1 के अंदर ये उसके ऊपर ऑपरेशन किए जा सकते हैं, डोमेन 2 में उसके ऊपर ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं, और डोमेन 3 में ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें डोमेन और अलाउड ऑपरेशंस मेंशन्ड है। इसी तरह ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है आप इस तरह ऑर्डर्ड पेयर्स डिफाइन करेंगे, और ये जो लिस्ट है दिस लिस्ट इज नोन एज एक्सेस लिस्ट। थर्ड जो अप्रोच है दैट इज नोन एज कैपेबिलिटी लिस्ट। नाउ कैपेबिलिटी लिस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेस लिस्ट as well as it is similar to access list. सिमिलर किस तरह है कि ये भी एक लिस्ट है, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, लेकिन डिफरेंट किस तरह है, डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें बजाय इसके कि हम ऑब्जेक्ट बेस्ड पे लिस्टिंग कर रहे थे उसमें एक्सेस लिस्ट में, यहाँ पे डोमेन बेस्ड लिस्टिंग हम क्रिएट करते हैं। तो डोमेन वाइज जो है हमारी लिस्ट क्रिएट होगी, यानी डोमेन D1 में हम मेंशन करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर क्या रीड ऑपरेशन है, यानी हमारा ऑर्डर्ड पेयर अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड अलाउड ऑपरेशंस इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर द डोमेन इज द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद द ऑपरेशंस अलाउड ऑन देम। सो दिस इज आवर ऑर्डर्ड पेयर, ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑपरेशंस। जबकि प्रीवियस केस में क्या था, वहां पे डोमेन और ऑपरेशंस थे, जबकि कैपेबिलिटी लिस्ट में डोमेन की बजाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। Objects are represented by their names or address. Okay, ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए उनके फिजिकल नेम्स यूज कर सकते हैं जो कि सिस्टम में डिफाइंड है, या उनका जो एड्रेस है वो हम यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैपेबिलिटी लिस्ट, बिकॉज mentioning an object by using its name or address is known as capability. To execute operation M on object OJ, process will request operation and specifies capability as a parameter. So any process that wants to execute some operation M on object OJ, वो क्या करेगा, वो कैपेबिलिटी एज अ पैरामीटर पास करेगा उस ऑपरेशन को रिक्वेस्ट करने के लिए। Possession of the capability means access is allowed, because if that process has this capability, उसके पास उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है या उस ऑब्जेक्ट का नेम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेस कर सकता है, उसको एक्सेस इज अलाउड। Capability list associated with domain but never directly accessible by domain. Okay, this means दाव कैपेबिलिटी लिस्ट जो है इट इज लिंक्ड विद द डोमेन, कि डोमेन वाइज जो है हम कैपेबिलिटी लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोसेसेस को अवेलेबल नहीं होती, वो डायरेक्टली कैपेबिलिटी लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। कैपेबिलिटी लिस्ट जो है ये कौन मेंटेन करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है इसको। दैट्स व्हाई डायरेक्ट एक्सेस जो है that is not available by the processes which are running in that domain. They will request the operating system and operating system will look for that particular operation। अगर कोई process execute करना चाहता है वो फिर उस capability list में उसको check करता है। So capability list is a protected object which is maintained by the operating system and can be accessed indirectly by the processes. Means processes will request operating system
and operating system will grant that request. Here is the example. कैपेबिलिटी लिस्ट की दिखाई हुई है कि इसमें रो वाइज चूंकि जो मेंटेन करते हैं हम उसको हम कैपेबिलिटी लिस्ट कहते हैं, एंड इट इज मेंटेन्ड फॉर ईच डोमेन. फॉर एग्जांपल डोमेन D1 के लिए ये एक लिस्ट दिखाई हुई है. D1 में there is object F1, it can perform read operation on this object, can be read operation can be performed. There exists another object F4 in domain D1 and we can perform these three operations on this object. And third object is F5 which exists in this domain and these operations can be performed on this object. Okay, fourth जो option है implementation की, that is the lock key mechanism. Lock key mechanism is a middle approach or a compromise between the access list and the capability list. इसमें क्या हो रहा है? Each object has a list of unique bit pattern. हर object के लिए एक हम special bit pattern store करते हैं, which is known as lock. इसी तरह हर domain जो है, that is represented using a unique pattern that is known as key. तो objects के लिए हम हर ऑब्जेक्ट के लिए लॉक्स क्रिएट करते हैं और हर डोमेन के लिए कीज जो है वो क्रिएट करते हैं. प्रोसेस इन अ डोमेन कैन ओनली एक्सेस ऑब्जेक्ट इफ डोमेन हैज की दैट मैचेस वन ऑफ द लॉक्स. तो अब अगर एक प्रोसेस कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहता है किसी पर्टिकुलर डोमेन में, तो वो चेक करेगा कि क्या उस डोमेन की जो की जो है वो उस लॉक के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है. अगर तो वो मैच कर रही है तो देन that process can access this particular object. Otherwise, the process जो है, it cannot access that particular object. Okay, what is the trade-off of these different approaches? We have seen four approaches. Which one is the most appropriate one or the best one to implement? Global table की जहाँ तक बात है, it is a simplest you can say approach. But the disadvantage, as already discussed, it is very large. So difficult to store and IO जो है, it becomes difficult in this case. Access list जो है, they corresponds to the needs of the users. ये directly user needs जो है उसको cater करती हैं, because determining the set of access rights for domain non-localized is so difficult. What is the meaning of this? Okay, this means because access list हम कैसे मेंटेन करते हैं, ऑब्जेक्ट वाइज मेंटेन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके कौन सी डोमेन में कौन से राइट्स उसको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है प्रोसेसेस को अलाउड है. अब ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है इसमें कि कौन सी डोमेन में कौन कौन से राइट्स जो है उसको अलाउ करने और कौन से अलाउ नहीं करने. बिकॉज आप अपनी डोमेन की तो बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की जो डोमेन्स हैं उसमें आप इनको क्या राइट्स देना चाहते हैं या वो क्या राइट्स आपसे लेना चाहते हैं. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू कंसल्ट विद द यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ ऑल दोज डोमेन्स, या उन अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं हम कंसल्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू लुक फॉर द नीड्स ऑफ यूजर्स और प्रोसेसेस व्हिच आर रनिंग इन दोज डोमेन्स कि उनकी इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या नीड्स या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हैव टू डिफाइन द access rights. Now this is a difficult process. So हम कहते हैं कि access rights जो हैं वो डोमेन से लोकल डोमेन वाइज जो है वो लोकल है, लेकिन अक्रॉस द डोमेन जो है दे आर नॉट लोकल, दे आर कीप वेरिंग. कोई ग्लोबल हमारे पास एक्सेस राइट का सेट नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट है और अक्रॉस द डोमेन जो हम कह लें कि जी ये एक्सेस राइट्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं या वैलिड है. नहीं, ऐसा नहीं है. Access rights जो हैं they are localized for every domain. Every access to an object must be checked. So हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है हमें उसकी एक्सेस चेक करनी पड़ेगी कि वो उस पर्टिकुलर डोमेन में ऑपरेशन अलाउड है या नहीं है. So if there are many objects, this will become slow process. Capability list जो है it is useful for localizing information for a given process. इसमें जो हम इंफॉर्मेशन लोकलाइज कर सकते हैं एक्सेस राइट्स के बारे में जो है, बिकॉज कैपेबिलिटी लिस्ट जो है इट इज मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स.
लेकिन इसमें रेवोकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज कि अगर आप कोई एक्सेस राइट्स रिवोक करना चाहते हैं, that is an inefficient process. Because क्यों inefficient process है? क्योंकि अब हम डोमेन वाइज जो है वो लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर आप अक्रॉस द डोमेन, आपका एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक्सेस राइट्स हैं, वो तमाम डोमेन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने इसको रिवोक करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट को, या कोई सर्टन उसका जो राइट है उसको रिवोक करना है, उसको वापस जो है वो डिलीट करना है, आपको उन तमाम डोमेन की कैपेबिलिटी लिस्ट के अंदर जो उसको करना पड़ेगा इसको। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट रिवोक करना किसी राइट को, इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड इट इज एन इनएफिशिएंट प्रोसेस। लॉक की जो मैकेनिज्म जो है दैट इज इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, कीज कैन बी पास्ड फ्रीली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन एंड वी कैन इजीली रिवोक दिस जो है। Okay, most of the systems they use combination of access list and capabilities. As we have seen कि हर scheme जो है, हर approach जो है, उसके कुछ advantages हैं, कुछ disadvantages हैं. We cannot say that this scheme is better as compared to the other approaches. So what we do, most of the systems they take a combination of access list and capabilities. So how it is implemented? First, एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट जो है इट इज मेड इन द एक्सेस लिस्ट। तो पहले जब भी कोई प्रोसेस आता है वो किसी ऑब्जेक्ट को सर्च करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उस जो एक्सेस लिस्ट है उस ऑब्जेक्ट की वो उसको सर्च करता है कि इसके ऊपर आइदर ये प्रिविलेज अलाउड है, ये ग्रांटेड है या नहीं है। इफ एक्सेस इज अलाउड, कैपेबिलिटी इज क्रिएटेड। इन दैट केस फिर कैपेबिलिटी क्रिएट होती है एंड अटैच्ड टू द प्रोसेस, फिर वो प्रोसेस के साथ अटैच कर दी जाती है। And any additional accesses they need not to be checked. This means कि अब हमने उसके साथ capability attach कर दी है, तो next time जब ये process उस particular object को access करना चाहेगा तो हमें उसकी access list search करने की जरूरत नहीं है कि either ये access allow करनी है या नहीं। Simply जो है हम capability को check कर सकते हैं। After the last access, जब ये process यानी finish कर लेगा, ये last time उस object को access कर लेगा, then capability is destroyed. So एक book में mentioned आपका operating system, there are some operating systems that use this approach कि वो combination जो है different ये two approaches का जो है access list और capabilities का वो use करते हैं। Okay, any question up to this point? No, sir. Okay, we are finished with today's lecture. Okay, let me mark your attendance. Okay जी, ठीक है, take care. I'll see you next time.